हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं हंसराज सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो गत जो क्लास थी संविधान और संवैधानिक विकास के संदर्भ में हमारी जो है तीसरी क्लास रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, जो है संविधान जो होता है किसी भी देश का जो है एक संविधान होता है और संविधान लिखित नियमों और जो विधि है उनका दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान ही जो होता है शासन के 3 अंगों की स्थापना करता है और उनको शक्तियां सौंपता है। तो किसी भी देश के संविधान का जो निर्माण है वो उसके अतीत की नींव पर जो है किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने बात की थी भारत के जो संवैधानिक विकास है और संवैधानिक विकास के क्रम में एक तो हमने देखा था कि कंपनी का जो शासन था उसके अधीन और दूसरा जो है ब्रिटिश ताज के अधीन। तो हम कंपनी के शासन के अधीन जो है प्रमुख जो चार्टर थे, अधिनियम थे, उनकी बात कर रहे थे। गत क्लास में हमने जो बात की थी वो जो है मोस्टली रूप में हमने बात की थी। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अलावा जो है जो 1784 का पिट्स इंडियन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का जो चार्टर अधिनियम था। इसके बाद में हम बात कर रहे थे ताज का शासन या क्राउन के अधीन, जो कि कब से कब तक 1858 से लेकर के 1947 तक माना जाता है। कब से कब तक? 1800 जो है 58 से लेकर के और 1947 तक। ठीक है, किसका शासन होता है? ताज या क्राउन का। किसके अधीन? ताज या क्राउन के अधीन। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन। आप जैसे जानते हैं कि 1857 की जो है व्यापक रूप से जो है क्या हुआ, एक क्रांति हुई, विप्लव हुआ, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्वतंत्रता संग्राम में भारत के सभी वर्गों ने जो है बढ़ चढ़ करके क्या किया था, भाग लिया था। हालांकि ये जो 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही, लेकिन जो है इतने बड़े स्तर पर जब भारत में विप्लव होता है, संग्राम होता है, तो ब्रिटिश सरकार का जो ध्यान है वो कंपनी की बुराइयों की तरफ जाता है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1858 में भारत में श्रेष्ठ सुधार हेतु अधिनियम और कंपनी के शासन की समाप्ति हेतु अधिनियम क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, जिसके द्वारा कंपनी के शासन की क्या कर दी जाती है, समाप्ति कर दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो है 1858 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से कंपनी के शासन की क्या होगी, समाप्ति होगी और भारत की जो शासन प्रणाली थी, शासन व्यवस्था थी, वो सीधी जो है किसके अधीन हो जाती है? ब्रिटिश ताज क्राउन या वहां के साम्राज्य के अधीन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रमुख जो है अधिनियमों की बात कर रहे थे और इसमें हम बात कर चुके थे डियर स्टूडेंट्स। एक तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो भारत का जो शासन है सीधे महारानी विक्टोरिया अर्थात ब्रिटिश ताज के क्या कर दिया गया था, अधीन कर दिया गया था। और 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो है कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स जो है आज जो हम बात करेंगे इससे आगे कि भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सी अधिनियम थी? भारत परिषद जो है अधिनियम जो है 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है भारत में। किसकी शुरुआत होती है? निर्वाचन जो है पद्धति का प्रारंभ हुआ। निर्वाचन पद्धति की क्या होती है? शुरुआत होती है। एक तो ये विशेषता है, और लेकिन यह पद्धति परोक्ष निर्वाचन की थी, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों के द्वारा की जाती थी और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का नाम भारतीय विधान परिषद हो गया। ठीक है, इसके अलावा परिषद के सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा संसदीय शासन परोक्ष रूप से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ और प्रतिनिधि शासन की क्या डाली गई, नींव डाली गई। कौन से शासन की? प्रतिनिधि शासन की नींव डाली जाती है। ठीक है, इसके माध्यम से प्रतिनिधि शासन की क्या डाली जाती है, नींव डाली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, उसके बाद में हम जो बात करते हैं 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है,
नेक्स्ट आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एक जो है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और जो है 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, मोस्टली महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। निश्चित रूप में यहाँ से जो है प्रतियोगी परीक्षा में भी जो है क्वेश्चन अक्सर जो है पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं और यूजी एंड पीजी की क्लास के लिए भी जो है महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक है। ठीक है, तो बात करेंगे हम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, कब का? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ओके, 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसे जो है मार्ले मिंटो जो है सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी जो है कहा जाता है, अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे। लॉर्ड जो मार्ले थे ये भारत के क्या थे? भारत सचिव थे। ठीक है, क्या थे? भारत सचिव। ओके, और जो है तथा लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। लॉर्ड जो मिंटो थे ये क्या थे? ये वायसराय क्या थे? वायसराय थे। और जो है सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम की जो प्रमुख जो विशेषताएं थी डियर स्टूडेंट्स की मुसलमानों के लिए पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की क्या होती है? शुरुआत होती है। सांप्रदायिक जो है निर्वाचन पद्धति की क्या की गई? शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की क्या होती है? शुरुआत होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की क्या होती है? शुरुआत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अंग्रेजों की भारत में जो शासन करने की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति थी, और पहली बात जो है सांप्रदायिकता का जो बीज जो निहित किया गया वो इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है निहित किया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि देश को आजादी तो मिली लेकिन किसके साथ में? विभाजन के साथ में। तो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की भारत में क्या होती है? शुरुआत होती है, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, कौन से समुदाय को? मुस्लिम समुदाय को। कौन से समुदाय को? मुस्लिम समुदाय को जो है अलग से या पृथक जो है प्रतिनिधित्व इनको दिया गया, पृथक जो है प्रतिनिधित्व दिया गया। अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना कि मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कर सकते थे? केवल मुस्लिम जो है मतदाता ही कर सकते थे। ओके, इस प्रकार से जो है सांप्रदायिकता का जो विषय है उसकी शुरुआत की जाती है और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो। ओके, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक जो है निर्वाचन का जो है क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इसके अलावा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की जाती है। भारत परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में नियुक्त किया गया तथा सत्येंद्र कुमार सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में इनको बनाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसमें विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का क्या किया जाता है? प्रावधान किया जाता है। और इस अधिनियम से अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति क्या होती है? स्पष्ट होती है। जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को लिखा था कि हम नाक के दांत हो रहे हैं और इसका फल क्या होगा? भीषण होगा। के.एम. मुंशी ने कहा है कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला तथा उनके अनुसार यह अधिनियम उदारवादियों के लिए रिश्वत के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, और मजूमदार ने इस अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी की क्या दी है? संज्ञा दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। कौन से अधिनियम को? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को। ठीक है, उसके बाद में हम जो बात करते हैं वो करेंगे
1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय जो है शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम जो है 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919। ओके, और इसे क्या कहा जाता है? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और क्योंकि जो है ये इनके नाम से जाना जाता है क्योंकि दोनों तरह से तत्कालीन भारत सचिव तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। क्या कहते हैं? एक तो सचिव और गवर्नर जनरल, ठीक है, सचिव व गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। ओके, तो इसलिए इसका नाम जो है ये पड़ा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी जो है इसका नाम था। और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू द्वारा जो है घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की क्या करना था? स्थापना करना था। ध्यान रखना, प्रांतों में जो है प्रांतों में आंशिक जो है आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। आंशिक उत्तरदायी शासन की क्या करना था? स्थापना करना था। ओके, स्थापना करना था। आंशिक उत्तरदायी शासन की क्या करना था? स्थापना करना था। अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को क्या किया गया? लागू किया गया। कौन सी पद्धति को? द्वैध शासन पद्धति को। और डियर स्टूडेंट्स के इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। कौन से शासन का? उत्तरदायी शासन का। ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, इस अधिनियम में उद्देशिका तथा 47 धाराएं और 2 अनुसूचियां थी। और इस अधिनियम को एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के हम जो प्रमुख विशेषताओं की जो बात करते हैं उसमें कि प्रांतों में द्वैध शासन यानी उत्तरदायी शासन की क्या की गई? स्थापना की जाती है। उत्तरदायी शासन की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। 2 भागों में बांटा गया। एक तो जो है आरक्षित जो है विषय, आरक्षित विषय, और दूसरा जो था वो था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित जो है विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो 2 भागों में बांट दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी, जैसे कानून और व्यवस्था, भू राजस्व, वित्त, प्रशासन, उद्योग, कृषि, खनन, संसाधन आदि। ठीक है, ये कौन से विषयों के अंतर्गत रखे गए? आरक्षित विषयों के अंतर्गत। और हस्तांतरित जो विषय थे कि इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल की सहायता से करता था। जो है प्रशासन जो कि विधान परिषद के प्रति क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे। ये जो होते थे किसके प्रति? विधान परिषद के प्रति क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे। विधान परिषद के प्रति, ठीक है, क्या थे? उत्तरदायी थे। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ओके, और जो है इसमें जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, धार्मिक प्रबंधन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि इसके अंतर्गत है। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था क्या की? प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था। ध्यान रखना, द्विसदनीय जो है व्यवस्था की क्या होती है? शुरुआत होती है। द्विसदनीय व्यवस्था की क्या होती है? शुरुआत होती है। द्विसदनीय व्यवस्था की क्या होती है? शुरुआत होती है। ओके, किसके माध्यम से? ये जो अधिनियम था जो है संवैधानिक जो विकास क्रम के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के, तो इसके अंतर्गत जो है द्विसदनीय व्यवस्था की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। और जो है डियर स्टूडेंट्स के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए, एक विधानसभा और एक राज्य परिषद। कौन कौन से? विधान परिषद, सॉरी, एक तो जो है कौन सा? एक तो विधानसभा और एक राज्य परिषद। विधानसभा
और एक जो है कौन सा, राज्य परिषद, विधान परिषद, विधानसभा, और एक जो है राज्य परिषद। ये क्या बनाएंगे, दो सदन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो सदन बनाएंगे। और जो है इस प्रकार राज्यसभा तथा लोकसभा का पूर्व रूप क्या हुआ, ये गठन हुआ। जैसे आधुनिक समय में जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद हमारी द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को भारत में अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, अपनाया गया है, जिसमें क्रमशः जो है दो सदन होते हैं। प्रथम जो सदन होता है लोकसभा होती है, जो देश की जनता का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। और दूसरा जो सदन होता है वो राज्यसभा, जो कि उच्च सदन के नाम से जिसको जाना जाता है। राज्यसभा संघ की इकाइयों यानी राज्यों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके पूर्वगामी के रूप में हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत होती है, एक तो जो है केंद्रीय विधानमंडल में, एक तो विधानसभा और एक राज्य परिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन बनाए गए और इसका पूर्व रूप क्या हुआ, ये गठन होता है। इसके अलावा जो है संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, जिनकी आय 10,000 रुपए वार्षिक थी, वही मत दे सकता था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की गई। ठीक है, कहां पर, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, उच्चायुक्त। ठीक है, कहां पे, लंदन में। ओके, लंदन में जो है उच्चायुक्त की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। कौन से आयोग का, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। और जो है 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर सर रोस बारकर की अध्यक्षता में 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1926 में। ध्यान रखना, कब किया गया, 1926 में। किसकी अध्यक्षता में, जो है सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में। और जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। किसको, राज्य की विधानसभा को। और महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ओके, न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसने 1893 में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया था। महिलाओं को मतदान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसने प्रदान किया था, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, किसने प्रदान किया था, न्यूजीलैंड के द्वारा जो है महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाता है। कब, 1893 में। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को जो है मताधिकार जो है क्या किया गया, प्रदान किया गया। किसको, महिलाओं को क्या, मताधिकार। ठीक है, महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाता है सबसे पहले न्यूजीलैंड में। और हमारे यहाँ पे जो है कि महिलाओं को मताधिकार जो प्रदान किया गया वो सबसे पहले जो है ना 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसका पालन करते हुए सन 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। कब, 1927 में। किसका गठन किया जाता है, साइमन कमीशन आयोग। 1927 में साइमन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। कौन से आयोग का, साइमन आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। और जो है इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के समस्त विषयों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। और जो है भारत में संघात्मक व्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहला क्या था, प्रयास था। कौन से दिशा में, संघात्मक व्यवस्था की दिशा में, फेडरलिज्म। और जो फेडरलिज्म का हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, संघात्मक होता है। और संघात्मक लैटिन भाषा की फोर्डस सबसे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, संधि या समझौता। अर्थात जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़े राज्य के अधीन रहने के लिए सहमत होते हैं, आपस में शक्तियां बांटने पर सहमत होते हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो उसको क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है, संघात्मक कहा जाता है। इसके मोस्टली कैरेक्टर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे लिखित संविधान होता है। इसके अलावा फ्रीडम जुडिशरी होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, दो स्तरों पर सरकारें होती हैं। इसके अलावा जो है लिखित क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। तो संघवाद की जो है यहाँ से जो है नींव पड़ती है। इसके अलावा जो है निर्माण की दिशा में जो है हम कह सकते हैं कि ये पहला कदम था। इसके अलावा जो है इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार जो है
इसके अलावा प्रांतों के लिए प्रस्तावित द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को प्रारंभ की गई, जो कि 1 अप्रैल 1937 तक क्या रही, लागू हुई। ध्यान रखना 1 अप्रैल 1921 से आरंभ की जाती है और 1 अप्रैल 1937 तक क्या रही, लागू रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय शासन अधिनियम को निराशाजनक तथा असंतोषप्रद की संज्ञा दी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के सुधारों को बिना सूरज का सवेरा कहा। क्या कहा? बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का, बिना सूरज का क्या कहा, सवेरा कहा। ठीक है, सवेरा कहा। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख क्या थे, प्रणेता थे और जिन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अर्थात जिस समय भारतीय जनता निराशा के घोर में डूबी हुई थी, निराशा के भाव में, तो भारतीय जनता को निराशा से उबारने के लिए जो है लोकमान्य तिलक ने प्रेरणा इस पर नारा दिया कि स्वराज्य हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार और अंततः हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि बिना सूरज का सवेरा कहा इसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुसार कि इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए। ठीक है, और महत्व की बात करें तो प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना का शुभारंभ होता है। प्रथम बार भारत में ब्रिटिश शासन के उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की गई। अधिनियम के द्वारा मताधिकार में वृद्धि की गई। शासकीय सेवाओं के भारतीय की दिशा में इस अधिनियम में विशेष प्रगति हुई और भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण का क्या मिला, अवसर मिला। विधानमंडलों का विस्तार किया गया और स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र का भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। ओके, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। 1919 की बात में अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की। ठीक है, 1935 का जो है भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स 1930 और 31 और 32 में आप जैसे जानते हैं गोलमेज सम्मेलनों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पे आयोजित होते हैं? ये लंदन में आयोजित होते हैं। कहाँ पे? लंदन में। कब कब? एक तो 1930 में, इसके अलावा 1931 में, इसके अलावा 1932 में। ठीक है, क्रम से जो है क्या होता है 1930 और 31 में गोलमेज सम्मेलनों के लिए विचार के आधार पर मार्च 1933 में भावी सुधारों की जो योजना थी उसके संबंध में एक श्वेत पत्र क्या किया गया, प्रकाशित होता है। क्या प्रकाशित होता है? श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र क्या होता है? प्रकाशित होता है। ठीक है, सुधारों के योजना के आधार के रूप में प्रकाशित होता है और जो है जिसके अंतर्गत प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया। श्वेत पत्र के सुझाव को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर क्या होता है, साबित होता है। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में, ठीक है, ध्यान रखना, पूर्ण रूप से जो है पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में, सरकार के जो है गठन के रूप में, ओके, पूर्ण सरकार के गठन के रूप में। इस अधिनियम की प्रस्तावना 1919 की ही थी और भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में ब्रिटिश यह सबसे बड़ा, जटिल और अंतिम अधिनियम था और इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं। ध्यान रखना, इसमें एक तो जो है 14 क्या थे, 14 भाग थे। ठीक है, पार्ट कितने थे? 14 थे। इसके अलावा 321 धाराएं थी। धाराएं की बात करें तो कितने थे? 321 क्या थी? धाराएं थी। और इसके अलावा जो है 10 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूची थी? 10। ठीक है, 10 क्या थी? अनुसूची थी। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है प्रस्तावना 1919 की थी और जो है विशेषताओं की हम बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना कि प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त जो है कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। किसको?
प्रांतों में। द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का पूर्ण अधिकार प्रांतों को प्रदान किया गया। इसके अलावा जो है उन पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की क्या होती है, स्थापना होती है। कहां पर, राज्यों में। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का क्या होता है, शुभारंभ किया गया। प्रांतों में समाप्त करके और कहां पे लागू किया जाता है, केंद्र में। केंद्र में जो है द्वैध, जिसको दोहरा शासन बोलते हैं, द्वैध शासन प्रणाली का, द्वैध शासन प्रणाली का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ कहां पे, प्रांत से हटाकर कहां पे, केंद्र में। ठीक है, दोहरी शासन या दोहरा शासन जो है प्रारंभ होता है, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में जो है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजातीय क्षेत्र संबंधित मामले रखे गए और इनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था। किसकी सहायता से करता था, मंत्री परिषद की सहायता से, जो कि विधानसभा के प्रति क्या थी, उत्तरदायी थी, यद्यपि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। ओके, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, अर्थात पहली बार अखिल संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल संघ की स्थापना का क्या किया गया, अखिल जो है संघ की, अखिल संघ की जो है स्थापना का क्या किया गया, संघ की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। स्थापना का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। और जो है यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों, देशी रियासतों से मिलकर के बनता था। किस किस से, एक तो प्रांतों से, एक देशी रियासतों से। और भारत परिषद अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, जो रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, उन्होंने संघ में शामिल होने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इस प्रकार से यह अस्तित्व में नहीं आई। केंद्र और उसके इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। ठीक है, संघ में तो कितने, 59 विषय, संघ सूची में 59 विषय। ठीक है, राज्य सूची में, राज्य सूची के अंतर्गत बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है 54 विषय, 54 विषय, और संवर्ती में, संवर्ती में जो है 36 विषय, 54, और इसमें 36 विषयों की क्या रखी गई, संख्या रखी गई। और जो है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में क्या की गई थी, नियुक्त की गई थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो संघ सूची है ध्यान रखना, इसमें 59 विषय, राज्य सूची में 54 और संवर्ती में 36। ठीक है, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किसका, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एससी, एक तो सुप्रीम कोर्ट व रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में, 1937 में, ध्यान रखना, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना कहां पे होती है, दिल्ली में की गई। ठीक है, कहां पे, दिल्ली में। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की जाती है, और जो है जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गायर है। कौन बने, मॉरिस गायर, मॉरिस गायर। ठीक है, मॉरिस गायर जो है इसके सुप्रीम कोर्ट के जो संघीय जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश थे, मॉरिस गायर। और इसने 11 राज्यों में से 6 में से 20 सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। पहली बार बंगाल जो है, इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में 20 सदनीय विधान परिषद के क्या बन गई, विधानसभा बन गई। 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई, बल्कि 1919 के प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ दिया गया और आपातकालीन प्रावधान गवर्नर जनरल को वीटो और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई, वो किसको प्रदान की जाती है, गवर्नर जनरल को जो है प्रदान की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा। ठीक है, नेहरू जी के अनुसार, नेहरू जी के अनुसार जो है दासता का एक नवीन, या जो है ये कहें एक नया अधिकार पत्र कहा है इन्होंने, दासता का एक जो है नवीन अधिकार पत्र का, नवीन अधिकार पत्र का,
नवीन अधिकार पत्र किसने कहा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना कौन से अधिनियम को दास्ताना नवीन अधिकार पत्र किसको कहना है? भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 का था। और जिन्होंने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ तथा मूल रूप से अस्वीकृत बताया। इसके अलावा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से क्या है? खोखला है। लेकिन जो है डियर स्टूडेंट्स, इन आलोचनाओं के बावजूद, कमियों के बावजूद भी जो है इसकी महत्ता भी थी कि वर्तमान भारतीय संविधान का 2 भाग 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया गया है। स्वतंत्रता के बाद नए संविधान के लागू होने तक भारत ने इसी अधिनियम के अंतर्गत शासन को क्या किया? कार्य किया। और जेनिंग्स के अनुसार वर्तमान भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम पर ही जो है आधारित है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के सन 1937 में क्या कराया गया? चुनाव कराया गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक जो है विस्तृत जो है अधिनियम था और जो है महत्वपूर्ण इसको अधिनियम जो है माना जाता है। इसकी प्रमुख बातों की हमने जो है चर्चा की। अब हम जो बात करते हैं 1935 के अधिनियम के बाद में हम बात करेंगे जो है मोस्टली रूप में जो अंतिम जो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, और डियर स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो 3 जून, ठीक है, आपको डेट ध्यान रखनी है, 3 जून 1947 से 3 जून जो है 1947, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर, ठीक है, कि माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना, इसके आधार पर जो है भारत के विभाजन की योजना जो है पेश की गई, प्रस्तुत की गई। और इस योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई जो है 1947 को जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। किसने? ब्रिटिश जो संसद थी उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। ब्रिटिश संसद ने जो है भारतीय स्वतंत्रता जो है अधिनियम क्या किया? पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या किया? पारित किया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो है इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया, यानी कानूनी रूप दिया गया, इसलिए इसको माउंटबेटन योजना भी जो है कहा जाता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी ब्रिटिश शासन की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। इसके द्वारा जो माउंटबेटन योजना थी, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था कि ब्रिटिश शासन की क्या कर दी गई? ब्रिटिश शासन के इस अधिनियम के द्वारा समाप्ति कर दी गई। ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी गई। ओके, समाप्ति कर दी गई। ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। और जो है समाप्ति कर दी गई तथा 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत को कब? 15 अगस्त 1947 को इसके माध्यम से क्या प्रदान कर दी गई? आजादी प्रदान कर दी गई। ठीक है, भारत को जो है एक स्वतंत्र और स्वतंत्र और जो है संप्रभु राष्ट्र क्या किया गया? घोषित किया गया। संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ओके, घोषित किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, इसके द्वारा भारत को जो है आजादी प्रदान कर दी गई। और भारत इससे पहले जो है राज्य भी था, क्योंकि आधुनिक समय में राज्य के जो है मोस्टली 4 निर्धारक तत्व होते हैं, जिसमें जनसंख्या होती है, निश्चित भूभाग होता है, सरकार होता है, संप्रभुता होता है। तो संप्रभुता हमें इस अधिनियम के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार से भारत क्या बना? एक स्वतंत्र क्या बना? राज्य बना। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और जो है पाकिस्तान की स्थापना के लिए भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन। एक तो जो है भारत व पाकिस्तान 2 राज्यों के रूप में जो है स्थापना की जाती है। भारत व पाकिस्तान में जो है बांट दिया गया, स्थापना की गई।
वायसराय के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वायसराय के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो है भारत सचिव के पद की समाप्ति कर दी गई। अंतिम भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड लिस्टेवेल थे। और जो है इसके अलावा हम बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक दोनों अधिराज्यों के शासन का संचालन किसके द्वारा संचालित होगा, 1935 के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग संचालित होगा। और जो है 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया तथा भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों की स्थापना हुई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत अधिराज्य के प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में क्या दिलाई गई, शपथ दिलाई गई। जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। ध्यान रखना, भारत के अंतिम प्रथम भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। और 1946 में जो बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। तो डियर स्टूडेंट्स जो है इस प्रकार से जो है कि संवैधानिक विकास था, ये अंतिम अधिनियम था जिसके द्वारा भारत को क्या किया गया, स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये संवैधानिक विकास था और निश्चित रूप में ये आज के जो हमारे टॉपिक थे, शेष जो अधिनियम थे, आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे और अधिक जो है मोटिवेट उत्साह बढ़ाने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपका जो है स्नेह अति आवश्यक है। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस आपके लिए उपयोगी हो तो जो है ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत सभी विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करता हूं। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।